डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक वैद्योच्चालन चैप्टर को पढ़ रहे थे। वैद्योच्चालन चैप्टर की जो थ्योरी थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया। न्यूमेरिकल बचे हैं, न्यूमेरिकल को पेज पर सॉल्व करके उनका वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से तुम लोग देखना। आज हम नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, 2 से 3 दिन में न्यूमेरिकल का वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर देंगे। तुम लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना, समझ लेना। आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, किरचॉफ वैद्युत परिपथ, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। कुछ राइटर्स, कुछ प्रकाशंस के बुक्स में इस चैप्टर का नाम दृष्टिधारा परिपथ, दृष्टिधारा वैद्युत परिपथ दिया होगा ना, तो कंफ्यूज मत होना। कुछ बुक्स में इस चैप्टर का नाम किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ है, और कुछ बुक्स में इस चैप्टर का नाम है दृष्टिधारा वैद्युत परिपथ, दृष्टिधारा वैद्युत परिपथ। ये चैप्टर भाई 3 स्टार का है। अब करना क्या है तुम लोगों को, तुम लोगों की समझदारी है, क्योंकि अब तुम लोग काफ़ी समझदार हो चुके हो। तुम लोग करोगे वही जो तुम लोगों की इच्छा होगी, हम करते रहें। ये 3 स्टार के चैप्टर है, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। 3 स्टार का मतलब पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में किन टॉपिकों पर बात होगी हम पहले बता दें। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत सेल क्या है। वही वैद्युत सेल जो केमिस्ट्री में पढ़े हो। डिफिनेशन खासतौर पर तो लगभग सब लोग रट ही लिए होंगे कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। क्योंकि केमिस्ट्री में भी है, इसलिए शायद तो केमिस्ट्री में ये पोर्शन कंप्लीट भी हो चुका होगा। तो ये वही वैद्युत सेल, जिस वैद्युत सेल का डिफिनेशन तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में धारा के प्रवाह को, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, उसे हम वैद्युत सेल कहते हैं। वैद्युत सेल का तुम लोग केमिस्ट्री में ये पढ़े होंगे, वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध। दूसरा टॉपिक तुम लोगों को मिलेगा वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध, वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और तीसरा टॉपिक मिलेगा सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध एवं आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर में संबंध, ये। और चौथा टॉपिक मिलेगा सेलों का समायोजन, मेन टॉपिक। इसमें और भी टॉपिक है, मतलब इससे रिलेटेड। तो सेलों का समायोजन, इसमें और भी हेडिंग बनेंगे, लेकिन हम मेन हेडिंग का नाम दे दे रहे हैं, उसके अंदर सारी हेडिंग हो जाती है। सेलों का समायोजन, इतने तो सेल से बनते हैं। इतना तुम लोगों का, जैसे प्रतिरोधों का समायोजन पड़े और श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, ऐसे सेल को भी श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम में जोड़ा जाएगा। तो पहला तो टॉपिक तुम लोगों का पहला, इस चैप्टर का पहला पार्ट ये है, वैद्युत सेल, वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल विभवांतर में संबंध और सेलों का समायोजन। इसके बाद इसका एक और अलग ही, मतलब इसके बाद हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम।
किरचॉफ का जब नियम पढ़ लोगे, जब किरचॉफ का नियम पढ़ लोगे तो व्हीट स्टोन सेल पढ़ने को मिलेगा, व्हीट स्टोन सेल। फिर तुम लोगों को मिलेगा मीटर सेल पढ़ने को, मीटर सेल। और फिर पढ़ने को मिलेगा विभव मापी, और फिर इन सब पर आंकिक प्रश्न। इस पर भी आंकिक प्रश्न है, लेकिन हम इनका नाम इसलिए दिए क्योंकि यही मेन सुपरस्टार है इस चैप्टर के, इस चैप्टर के मेन सुपरस्टार यही है। ये भी है लेकिन उतनी कीमती नहीं, लेकिन इसमें तो हर कोई सुपरस्टार है। इसमें से अगर एक भी टॉपिक तुम लोग छोड़ते हो तो समझ लेना अपने पेपर का 4 नंबर छोड़ के आ रहे हो। इसीलिए हम इस चैप्टर का पहले तुम लोगों को प्रोफार्मा दे दिए। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में वैद्युत सेल, सेलों का आंतरिक वैद्युत सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर में संबंध और सेलों का समायोजन है। इससे भी आते हैं 2-4 नंबर। लेकिन जो इधर काम बताया कि इसके बाद ये किरचॉफ का नियम, व्हीट स्टोन सेल, मीटर सेल, विभव मापी और इन पर आंकिक प्रश्न, अगर इसको कोई नजरअंदाज करता है तो ये समझ लेना वो अपने एग्जाम का 4 नंबर छोड़ के आ रहा है। वो पहले ही फिक्स कर दे रहा है कि मुझे 4 नंबर नहीं चाहिए। ये तुम्हारे चैप्टर के, इस चैप्टर के कंडीशंस थे, हालत थे। अब तुम लोगों को किस तरीके से इस चैप्टर्स के प्रिपरेशन करने हैं ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। ये वाला पोर्शन तुरंत काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसी को ही हम पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये पढ़ाएंगे, फिर बाद में इसको पढ़ाएंगे हम दोनों को, लेकिन इनको हम पहले पढ़ाएंगे। इनको हम पहले पढ़ाएंगे, किरचॉफ का नियम पहले पढ़ाएंगे, और फिर हम वैद्युत सेल और सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ये सब टॉपिक पढ़ाएंगे। तो इनमें पहला टॉपिक है किरचॉफ का नियम। तो हम पहले किरचॉफ के नियम पर ही चर्चा करते हैं। सबसे पहले किरचॉफ का नियम ही देखते हैं क्या है, तब फिर हम आगे पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है तुम लोगों का किरचॉफ का नियम। तो देखते हैं किरचॉफ का नियम क्या है। हम बार बार कर रहे हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको भाई इग्नोर करोगे, तुम लोग जानोगे, तुम लोग उतने समझदार हो। देखो, किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ संबंधी 2 नियम दिए थे। किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ संबंधी 2 नियम दिए थे। हेडिंग डालते हैं किरचॉफ का नियम। देखो, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ ने 2 नियम दिया था। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। इनका पहला नियम था, हेडिंग डालते हैं पहला नियम, सुपरस्टार। पहला नियम क्या है देखो, एकदम माइंड को फ्रेश करो और देखो। ये देखो ना, ये कोई जंक्शन पॉइंट है। अब तुम लोग सोच रहे हैं जंक्शन पॉइंट क्या है। जंक्शन पॉइंट उसे कहते हैं फिजिक्स में और इलेक्ट्रिक में, जहाँ पर सर्किट मतलब चार्ज का आना जाना हो। जैसे देखो ये जंक्शन कैसे है, मान लो 4 एम्पियर का करंट यहाँ से जा रहा है। कितने एम्पियर का करंट? 4 एम्पियर का। इधर से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है।
इधर से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, इधर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो ये जंक्शन है, जंक्शन इसलिए है क्योंकि हर तरफ से करंट आ रहे हैं। देखो इधर 4 एम्पियर का करंट जा रहा है, 4 या 6 एम्पियर का करंट जा रहा है, इधर 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो ये देखो जंक्शन। अब इस पॉइंट को हम जंक्शन बोलेंगे, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर करंट आ रहे हैं और करंट जा रहे हैं। देखो किरचॉफ का नियम क्या था, यही एग्जाम्पल किरचॉफ का नियम है कि इसको हिंदी में संधि बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। किरचॉफ का कहना था संधि की ओर आने वाली धाराएं, संधि की ओर आने वाली धाराएं, संधि की ओर आने वाली तथा संधि की ओर आने वाली धारा बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा। किरचॉफ का पहला नियम यही कहता है, किरचॉफ का पहला नियम कहता था किसी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना करंट जंक्शन से जाएगा भी। ऐसा नहीं संभव है कि जंक्शन पर करंट ज़्यादा आए और जंक्शन से करंट कम जाए, ये कभी संभव नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। किरचॉफ का कहना था कि जंक्शन पर जितना करंट आ रहा है जंक्शन से उतना करंट जाएगा भी। ठीक, मतलब देखो अगर हम यहाँ 1 एम्पियर, आप देखो मतलब ये दोनों को हम काट दिए, ये नहीं इसको तो काट दिए, मतलब अब इसी एग्जाम्पल से समझो। देखो 4 एम्पियर का करंट जा रहा है ना संधि की ओर, 2 एम्पियर का करंट संधि की ओर जा रहा है, 3 एम्पियर करंट संधि की ओर आ रहा है। कितनी करंट संधि की ओर जा रही है, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। मतलब संधि पर कितनी धारा है, 4 2 6 3 9 एम्पियर। 9 एम्पियर करंट जंक्शन पर आ रही है। तो किरचॉफ का कहना था कि अगर 9 एम्पियर करंट जंक्शन पर आ रही है तो जंक्शन से बाहर भी 9 एम्पियर का ही करंट जाना चाहिए। अब वो चाहे एक में हो चाहे 10 में हो, जैसे मान लो यहाँ 7 एम्पियर करंट जा रहा है, दूर जा रहा है। देखो संधि पर कितना एम्पियर करंट आया, 9 ना, तो 7 एम्पियर अगर यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से 2 एम्पियर बाहर जाएगा। मतलब जितना आया उतना ही करंट संधि से दूर भी जाएगा। अर्थात संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा। अब देखो, अब इसके और एक नए रूप को देखो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही रूप जो अब बताने जा रहे हैं वही का बहुत इम्पॉर्टेंट है। किरचॉफ जब ये रूल दिए थे पहला नियम, तो उन्होंने एक कंडीशन भी दिया था। उन्होंने एक कंडीशन भी दिया था, जैसे क्लास 10 में लेंस पढ़ते हो, मिरर पढ़ते हो, इस पे तो वहाँ पर चिन्हों की परिपाटी दिया जाता है कि लेंस के बाईं ओर की दूरी धनात्मक, दाईं ओर की दूरी बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरी धनात्मक, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरी धनात्मक पढ़े हो। ऐसे यहाँ पर भी उन्होंने रूल दिया। वो रूल देखो क्या दिए, फिर से देखो जंक्शन है, ये I1 करंट आया, ये फिगर तुम लोग बना लेना। I2 करंट यहाँ से आ रहा है, I3 करंट यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पर I4 करंट बाहर जा रहा है, I6 करंट बाहर जा रहा है। तो किरचॉफ ने कहा कि जो जंक्शन पर आती है करंट उनको पॉजिटिव लेते हैं, जो जंक्शन पर आती हैं उस करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं। जैसे देखो I1 जंक्शन की ओर आ रहा है तो I1 प्लस लेंगे,
इसको निगेटिव। I5 जंक्शन से दूर जा रहा है ना, इसको निगेटिव। मतलब जो जंक्शन पर आएंगे करंट वो पॉजिटिव, जो जंक्शन से दूर जाएंगे वो नेगेटिव। इस आधार पर किरचॉफ का पहला नियम होता है, इस आधार पर किरचॉफ का पहला नियम होता है। ये सब थ्योरी बहुत रखना जरूरी होता है। पहला नियम कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग सोच रहे हो शून्य कैसे, शून्य कैसे? अब देखो शून्य कैसे। हम तुम लोगों को पहले क्या बताए, जंक्शन पर जितना करंट आता है उतना ही करंट जंक्शन से दूर जाता है। इसका मतलब अगर 40 एम्पीयर करंट जंक्शन पर आया तो 40 एम्पीयर करंट जंक्शन से दूर भी जाएगा। मतलब 40 एम्पीयर करंट अगर जंक्शन पे आया तो 40 एम्पीयर करंट जंक्शन से दूर भी जाएगा। आगे समझो, किरचॉफ का नियम कहता है जंक्शन पे आने वाली धाराओं को पॉजिटिव लिया जाता है, जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं को निगेटिव लिया जाता है। तो इसका जब हम एल्जेब्रिक एडिशन करेंगे अर्थात योग करेंगे तो +40 -40 क्या होगा? 0 होगा। इसी लाइन को जो यहाँ पर तुम लोग पढ़े हो, इसी को किरचॉफ ने कहा संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसका डेरिवेशन करने के लिए यही फिगर कर लो। माना संधि की ओर आने वाली धाराएं I1, I2, I3 व संधि से दूर जाने वाली धाराएं I4 व I5 हों तो किरचॉफ के नियमानुसार इसी पर डेरिवेशन कर डालो। माना किसी संधि को पर आने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 हैं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं देखो संधि से दूर कितनी धाराएं जा रही हैं? I4 और I5। I4 व I5 तो किरचॉफ के नियमानुसार क्या? I1 + I2 + I3 + I4 + I5 = 0, क्योंकि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? अब तुम लोगों को समझ में आया इसलिए हम प्लस कर दिए। लेकिन देखो I1 संधि की ओर आ रहा है, पॉजिटिव है, सही है। I2 संधि की ओर आ रहा है, पॉजिटिव है, सही है। I3 संधि की ओर आ रहा है, पॉजिटिव है, सही है। I4 संधि से दूर जा रहा है, ये पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव होगा। I5 संधि से दूर जा रहा है, ये पॉजिटिव नहीं, निगेटिव होगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, समेशन ऑफ I = 0। समेशन ऑफ I = क्या?
देखो किरचॉफ के नियम, इसका एक दूसरा रूप भी होता है, एक और रूप होता है। देखो क्या होता है, इसी प्रकार देखो दूसरा रूप क्या होता है। अब पूरा अलजेब्रा I1, ये देखो यहाँ क्या लिखा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया, और यहाँ तक समझ में जब आ गया तो एक और नया रूप पढ़ लो, ये मैथ से पूरा समझ लो। I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0 होता है, कोई डाउट नहीं। अगर हम इन माइनस वाले को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। ये देखो जो फिगर हम बनाए थे इसको छोटा सा फिर से बनाएं। I1 आ रहा था संधि की ओर, I2 भी संधि की ओर आ रहा था, I3 भी संधि की ओर आ रहा था, I4 और I5 संधि से दूर जा रहा था। इधर देखो I1 I2 I3 है, इसका मतलब ये क्या है, संधि की ओर आने वाली धारा है। ये क्या है, संधि की ओर आने वाली धारा का योग है, ओर आने वाली धारा का योग है। और ये देखो I4 और I5 ये क्या है, संधि से दूर जाने वाली धारा का योग है। क्या है, संधि से दूर जाने वाली धारा का योग है। जाने वाली धारा का क्या है, योग है। ये फॉर्मूला ये भी किरचॉफ के नियम का ही भाग है। इसका मतलब क्या, संधि की ओर आने वाली धारा का योग संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट क्या दे रहा है, संधि की ओर आने वाली धारा का योग संधि से दूर जाने वाली धारा का योग के बराबर होता है। ये तो था किरचॉफ का दूसरा नियम। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम तुम लोगों के किरचॉफ के दूसरे नियम के साथ मिलेंगे। तब तक इसको खूब अच्छे से तुम लोग तैयार करो।